नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश संयुक्त आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की यूनियनों के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने आज बैठक की और इस दौरान कर्मचारियों की समस्याओं, मांगों और आगामी रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। संघ ने फैसला लिया कि आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को सरकार के समक्ष पत्र के माध्यम से एक बार फिर प्रमुखता से रखा जाएगा और इसी के साथ आउटसोर्स ने स्पष्ट किया है कि यदि मानसून सत्र से पहले सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक फैसला या ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो 25 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारी शिमला में एकत्र होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। संगठन का कहना है कि कई कर्मचारियों ने वर्षों तक सेवाएं देने के दौरान अपनी जान गंवाई, जबकि कुछ कर्मचारी दुर्घटनाओं में दिव्यांग हो गए। इसके बावजूद ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों और उनके परिवारों को अपेक्षित आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाई है। बैठक में संघ ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 58 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई और इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन लागू करने की भी मांग यहां पर उठाई गई। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि समान जिम्मेवारी और समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन में भारी अंतर नहीं होना चाहिए। संघ ने कार्यस्थल पर सेवा के दौरान जान गंवाने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के परिवारों के लिए उचित मुआवजा देने की भी मांग उठाई और बैठक में पंजाब सरकार की आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित नीति को भी हिमाचल में लागू करने की मांग उठाई गई। आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा कि पंजाब में निश्चित अवधि तक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को सीधे अनुबंध पर लाने की व्यवस्था की गई है। संघ ने हिमाचल सरकार से भी इसी तर्ज पर नीति बनाने की मांग की है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने साफ किया है कि यदि मानसून सत्र से पहले उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वो 25 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान उग्र आंदोलन करेंगे। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार ने न्यायालयों में चल रहे मामलों को लेकर विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेशों का समय पर अध्ययन कर राज्य के हित में उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर तत्काल फैसला लिया जाए। अपील, पुनर्विचार याचिका, स्पष्टीकरण और अन्य कानूनी उपायों में देरी को गंभीरता से लिया जाएगा और इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से एक पत्र सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को भेजा गया है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिए हैं कि जिन सरकारी प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या 20 या इससे अधिक है वहां तत्काल 2 जेबीटी शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। सरकार के इस फैसले से अब ऐसे स्कूलों में सिंगल टीचर व्यवस्था खत्म होने की उम्मीद है और सरकार के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने ऐसे प्राथमिक स्कूलों की संख्या और वहां उपलब्ध शिक्षकों की स्थिति का आंकलन शुरू कर दिया है और इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि 20 या इससे अधिक छात्रों वाले किसी भी प्राथमिक स्कूल में बच्चों की पढ़ाई केवल एक शिक्षक के भरोसे न रहे। हिमाचल में वर्तमान में करीब 3128 स्कूल सिंगल टीचर व्यवस्था के तहत संचालित हो रहे हैं और इनमें बड़ी संख्या प्राथमिक स्कूलों की है। प्रदेश के दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में कई ऐसे स्कूल भी हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम है। कम छात्र संख्या वाले इन छोटे स्कूलों के कारण शिक्षकों की तैनाती और संसाधनों का संतुलन बनाना शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती रहा है। सरकार अब स्कूलों के युक्तिकरण और शिक्षकों की उपलब्धता को छात्रों की संख्या के अनुसार व्यवस्थित करने पर जोर दे रही है और इसी कड़ी में 20 या उससे अधिक छात्रों वाले प्राथमिक स्कूलों में 2 जेबीटी शिक्षकों की तैनाती को प्राथमिकता देने के आदेश जो है वो यहाँ पर सरकार ने दिए। और आपको एक बार फिर हम बता देते हैं क्योंकि जेबीटी शिक्षकों को लेकर सरकार ने बड़े आदेश दिए हैं। सीएम ने स्पष्ट कह दिया है कि जिन स्कूलों में 20 से ज्यादा छात्र या 20 छात्र हैं वहां पर तत्काल प्रभाव से 2 जेबीटी तैनात किए जाए और खासतौर पर सिंगल शिक्षक वाले स्कूलों में। तो अब जो है वो सरकार के इन आदेशों के बाद ये स्थिति स्पष्ट है कि अब काफी संख्या में जो है टीचर्स की ट्रांसफर आने वाले समय में होगी और इससे जो है वो अब प्रदेश के जेबीटी शिक्षक जो कि काफी लंबे समय से एक ही स्कूल में सेवाएं दे रहे थे उन शिक्षकों पर भी अब ट्रांसफर की गाज गिरेगी
और सरप्लस स्कूल, सबसे पहले जो है जिन स्कूलों में सरप्लस टीचर है उन स्कूलों से टीचर्स को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। तो आने वाले समय में, क्योंकि अब जो है वो सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था लागू कर रही है, तो अब शिक्षकों की काफी संख्या में जो है वो ट्रांसफर आने वाले समय में होने वाली है। फिलहाल हम अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश में अनुबंध आधार पर नियुक्त होकर नियमित हुए टीजीटी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार की मंजूरी और हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने पात्र टीजीटी शिक्षकों को अनुबंध अवधि के दौरान संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी किए हैं और इसके तहत पात्र शिक्षकों का अनुबंध अवधि का वेतन 1 जनवरी 2016 से नियमितीकरण तक संशोधित वेतनमान के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षा उपनिदेशकों को आदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और ये मामला टीजीटी आर अनिल कुमार सहित अन्य शिक्षकों और टीजीटी मोहिंदर सिंह की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने अनुबंध पर नियुक्ति की तारीख से ही संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन देने की मांग की थी। निदेशालय के अनुसार वर्ष 2012 से 2019 के बीच अनुबंध आधार पर नियुक्त किए गए और बाद में 2017 से 2022 के बीच नियमित हुए पात्र टीजीटी शिक्षकों के अनुबंध काल के वेतन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। संशोधित वेतनमान के तहत न्यूनतम वेतन और ग्रेड पे के 60% को आधार मानकर वेतन तय किया जाएगा और इसके साथ संशोधित वेतन नियमों के तहत देय वेतन वृद्धि का भी लाभ जोड़ा जाएगा। हालांकि शिक्षकों को मिलने वाला ये वित्तीय लाभ अंतिम न्यायिक निर्णय के अधीन रहेगा। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार 15 अगस्त को हमीरपुर जिले के बड़सर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू समारोह की अध्यक्षता करेंगे। जारी कार्यक्रम के अनुसार बिलासपुर में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, जबकि चंबा में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और कांगड़ा में कृषि मंत्री चंद्र कुमार मुख्य अतिथि होंगे और इसी तरह कुल्लू में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, किन्नौर के रिकांगपिओ में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ऊना में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सिरमौर के नाहन में नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी और मंडी में आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा और लाहौल स्पीति के केलांग में विधायक सुधीर सिंह ठाकुर समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस सूची में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नाम नहीं है, जिसे लेकर सोशल मीडिया में हो हल्ला मच रहा है, परंतु बताया ये जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह इस दौरान विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, जिस वजह से वो इस समारोह में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जो है वो 15 अगस्त क्योंकि नजदीक आते ही हिमाचल प्रदेश के तमाम कर्मचारी संगठनों में भी एक बार फिर डीए एरियर की मांग को लेकर आस जग जाती है। कर्मचारियों को आस है कि 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री कर्मचारियों के लिए लंबित एरियर और डीए की एक किश्त देने का ऐलान कर सकते हैं और इसी बीच हमारे पास जो सूचना है, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और सरकार की ओर से फाइनेंस विभाग को जरूर ये निर्देश हर साल दिए जाते हैं। इस बार भी कहा गया है फाइनेंस विभाग को कि हिमाचल प्रदेश के बजट के अकॉर्डिंग जो है वो कर्मचारियों के लिए, इसके अलावा हिमाचल में महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बागवानों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है वो बजट को देखते हुए क्या क्या घोषणाएं की जा सकती है, इसके लिए रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है सरकार के आदेशों पर। अब 15 अगस्त है तो 15 अगस्त को कर्मचारियों, क्योंकि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कर्मचारी है, कर्मचारियों के साथ उनके परिवार भी है और हिमाचल के कर्मचारियों का जो डीए है वो 15% से भी ज्यादा जो है वो इस समय लंबित है। तो ऐसे में अब 15 अगस्त को ये जरूर उम्मीद जताई जा रही है कर्मचारियों द्वारा कि सरकार जो है वो उन्हें डीए की 1 या 2 किश्तें जरूर जारी करेगी। तो फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सरकार की ओर से जरूर फाइनेंस वित्त विभाग को ये कहा गया है कि वो अपना बजट भी देखे सरकार का और उसके अकॉर्डिंग जो है वो घोषणा पत्र बनाया जाए, क्या क्या घोषणाएं कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, विकास के लिए और इसके अलावा कर्मचारी, स्वास्थ्य, एजुकेशन, इन तमाम मसलों को लेकर। फिलहाल हम अगली खबर की बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि डीसी शिमला ने यदि 2 दिन के भीतर जिला परिषद चुनाव को लेकर तारीख तय नहीं की तो सोमवार को भाजपा के समर्थित निर्वाचित जिला परिषद सदस्य हिमाचल हाईकोर्ट में
याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सोमवार तक जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय नहीं की गई तो भाजपा धरना शुरू करेगी और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक चुनाव की तारीख तय नहीं हो जाती। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि डीसी ऑफिस शिमला को जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बना दिया गया है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि डीसी कार्यालय कांग्रेस का जिला कार्यालय नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से ये स्वयं उपायुक्त शिमला से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बात तक करने का समय नहीं दिया गया और ये स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन का दायित्व संविधान और कानून के अनुसार कार्य करना है, न कि किसी राजनीतिक दल के हितों की रक्षा करना। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि अधिकारी राजनीतिक दबाव में कार्य करेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जनता का विश्वास कमजोर होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि 13 जिला परिषद सदस्य आज इस समय हमारे साथ मौजूद है, 2 अन्य के साथ वार्ता चल रही है और इसके बावजूद मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार चुनाव टालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव की तारीख जल्द घोषित नहीं की गई तो भाजपा डीसी शिमला कार्यालय के बाहर धरना देने को मजबूर होगी और कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है तो इसके लिए मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन जिम्मेवार होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ अधिकारी सरकार के दबाव में आकर काम कर रहे हैं और ऐसे अधिकारियों को चेतावनी दी जाती है कि नियमों के हिसाब से काम करें, अन्यथा सत्ता बदलते ही उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। उधर भारत की स्वतंत्रता के 80वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज शिमला में भव्य प्रदेश स्तरीय तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने किया। अगली खबर की बात करें तो भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने अपने खिलाफ दर्ज FIR पर कहा है कि वो किसी व्यक्तिगत द्वेष के चलते नहीं बल्कि विपक्ष के प्रमुख दल के प्रवक्ता के नाते जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामियों, 10 गारंटियों, जनता से किए गए वायदे और कथित भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाना विपक्ष का लोकतांत्रिक दायित्व है। उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि FIR दर्ज करवाने में ध्यान लगाने की बजाय प्रदेश की जनता को दी गई उन 10 गारंटियों को पूरा करने पर ध्यान दे जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपना ध्यान गारंटियां पूरी करने पर लगाएगी तो इससे प्रदेश और प्रदेश की जनता का भला होगा। राजेंद्र राणा ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने की बजाय सरकार को सवालों का जवाब देना चाहिए। उधर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने सुधीर शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजेश धर्माणी ने कहा कि सुधीर शर्मा को अपनी बोलवाणी सुधारनी चाहिए और हिमाचल की संस्कृति, सभ्यता और सामाजिक मर्यादाओं के अनुरूप सार्वजनिक जीवन में भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए जिस प्रकार की असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया है वो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा ऐसी बयानबाजी के माध्यम से सुर्खियों में आने और अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस राजनीतिक दल में वे वर्तमान में हैं, वहां इस प्रकार की भाषा बोलने वालों को प्रोत्साहन मिलने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि संभवतः इस कारण वे भी ऐसी बयानबाजी के माध्यम से अपना राजनीतिक कद बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो भाजपा विधायक सुधीर शर्मा व राजेंद्र राणा द्वारा सीएम सुक्खू पर की गई टिप्पणियों को लेकर आज हमीरपुर जिला के नादौन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सुधीर शर्मा का पुतला जलाया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने गीता भवन से नादौन बस स्टैंड तक रोष रैली निकाली और भाजपा नेताओं के खिलाफ नारेबाजी भी की। उधर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत पर तंज कसा है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के संघचालक मोहन भागवत के जैन जी को लेकर दिए बयान का हवाला देते हुए कंगना के हालिया बयान पर निशाना साधा। विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक और RSS के संचालक मोहन भागवत कहते हैं जनरेशन Z के साथ जुड़िए, वही भारत का भविष्य है, तो वहीं दूसरी और कंगना उन्हें गटर के कीड़े और देश पर कलंक बताती है। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश की जनता को करना है कि युवाओं को सम्मान और विश्वास देना सही है या उनका अपमान करना। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनके लिए इसका उत्तर स्पष्ट है। युवा भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, युवाओं को जोड़ने की आवश्यकता है, तोड़ने की नहीं। उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में सवाल किया कौन सही और कौन गलत। साथ ही पोस्ट के साथ कंगना रनौत की तस्वीर और उनकी कथित बयान वाला एक ग्राफिक भी साझा किया। अगली खबर की बात
करें तो प्रदेश सचिवालय में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग ने एक अहम कार्यालय आदेश जारी करते हुए 15 वरिष्ठ सहायकों को अधीक्षक ग्रेड 2 के पद पर पदोन्नत कर दिया है और ये पदोन्नति नियमित आधार पर और तत्काल प्रभाव से लागू होगी। यानी कि जिन कर्मचारियों के लिए अब तक प्रमोशन का इंतजार चल रहा था, उनके पद और जिम्मेवारियां दोनों बदल दी गई है और इस आदेश के सामने आते ही इन कर्मचारियों को लेवल 12 के वेतनमान में 43,000 से 1,36,000 रुपए तक का वेतन मिलेगा और इसके अलावा 2400 रुपए प्रति माह सचिवालय भत्ता भी दिया जाएगा। ऐसे में इन आदेशों से संबंधित कर्मचारियों के लिए पद, वेतन और जिम्मेवारियां तीनों स्तर पर अहम बदलाव आया है। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने एक उपभोक्ता से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता की ओर से अपने उपयोग के लिए डीजल जनरेटिंग सेट से उत्पन्न बिजली पर राज्य सरकार बिजली शुल्क वसूल नहीं कर सकती। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश बिजली अधिनियम 2009 की धारा 3 के उस प्रावधान को रद्द कर दिया है जिसके तहत ये शुल्क लगाया जा रहा था। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि अधिनियम के अन्य प्रावधान पूर्वतः लागू रहेंगे। अदालत ने अधिनियम की मूल चार्जिंग धारा 3 का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया कि बिजली शुल्क केवल 2 परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। पहला, तब जब बिजली का उपभोग बोर्ड, लाइसेंसधारी, बिजली व्यापारी या उत्पादक कंपनी की ओर से किया जाए। दूसरा, जब इन्हीं संस्थाओं की ओर से किसी उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति की जाए। अदालत ने कहा कि उपभोक्ता की ओर से अपने डीजी सेट से स्वयं के उपयोग के लिए उत्पादित बिजली इन दोनों श्रेणियों में नहीं आती, इसलिए उस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। इसी तरह हाईकोर्ट ने दूसरे मामले को लेकर जो आदेश जारी किया है, हाईकोर्ट ने राज्य में एसएमसी पीटीए शिक्षकों के शोषण पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने यह माना है कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में वर्षों से कार्यरत शिक्षकों की सेवाओं का शोषण, उन्हें मिलने वाले लाभों का भुगतान किए बिना नहीं कर सकती। अदालत ने कहा है कि सरकार का ऐसा आचरण संविधान की ओर से निषिद्ध बेगार के सम्मान है। 2011 से कार्यरत एक ड्राइंग मास्टर को अनुदान जारी करने का निर्देश देते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की है कि सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं का फायदा उठा रही है और उन्हें उन वित्तीय लाभों से वंचित रखते हुए उनकी सेवाएं ले रही है जिनके वे हकदार हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने टिप्पणी की कि उपरोक्त सभी तथ्य ये दर्शाते हैं कि विभाग वास्तव में बेगार का सहारा ले रहा है जो भारत के संविधान की ओर से निषिद्ध है। शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी का फायदा उठाकर उनका शोषण न केवल दूसरों की ओर ही नहीं बल्कि सरकार की ओर से भी किया जा रहा है और वर्तमान मामला भी ऐसा ही एक सटीक उदाहरण है। अगली खबर की बात करें तो राजधानी शिमला में सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आने वाले समय में आवास की समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। प्रदेश सरकार ने शिमला के मल्याणा में सामान्य प्रशासन विभाग के आवासीय परिसर के निर्माण के लिए करीब 2.10 हेक्टेयर सरकारी भूमि ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। राजस्व विभाग ने इस संबंध में शिमला के उपायुक्त को आदेश जारी कर भूमि को जीएडी के नाम ट्रांसफर करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के आदेश दिए हैं। प्रदेश की राजधानी होने के कारण यहां बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी विभिन्न विभागों में तैनात है। सचिवालय, निदेशालयों और अन्य सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को अक्सर सरकारी आवास की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मल्याणा में प्रस्तावित आवासीय परिसर भविष्य में कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आवासीय परिसर के निर्माण से पहले विभिन्न विभागों की ओर से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों में लगाई गई सभी शर्तों का पालन करना होगा। सरकार ने साफ किया है कि निर्माण कार्य संबंधित विभागों की शर्तों और मंजूरियों के अनुसार ही किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो कुल्लू जिला के ढालपुर मैदान में पिछले 6 दिनों से चल रहा आमरण अनशन आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल के आश्वासन के बाद खत्म हो गया। मंत्री ने मोबाइल पर अनशन पर बैठे युवाओं से बातचीत की और उनकी मांगों पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई का भरोसा दिया और साथ ही मंजू शर्मा मौत मामले में हुई जांच पर दोबारा कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद प्रशासन की मौजूदगी में युवाओं ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। आज दोपहर बाद एसडीएम कुल्लू गुंजित सिंह चीमा ढालपुर मैदान स्थित अनशन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आमरण अनशन पर बैठे युवाओं की स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करवाई। आमरण अनशन पर बैठे समाज सेवी बलदेव ठाकुर ने कहा कि उनका आंदोलन आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर था। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने खुद उनसे बातचीत की और सभी मांगों के समाधान का भरोसा दिया है। बलदेव ठाकुर ने कहा कि आम जनता के मुद्दों को आगे भी सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो हमीरपुर जिले में स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर में चढ़ावे की सुरक्षा और गणना व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। अब चढ़ावे की पूरी प्रक्रिया 33 नए सीसीटीवी कैमरों की कड़ी
निगरानी में होगी और इस नई व्यवस्था के तहत गणना कक्ष में विशेष रूप से 5 कैमरों के साथ एक 360 डिग्री घूमने वाला कैमरा लगाया गया है और ये कैमरा गणना कक्ष के हर कोने में नजर रखेगा। और इसके अलावा चढ़ावा कक्ष, स्टोर गैलरी, स्टोर रूम, गेस्ट रूम और गणना कक्ष के आसपास भी निगरानी रखी जाएगी। गणना में नकदी को रखने और नोटों के बंडल तैयार करने तक की पूरी प्रक्रिया कैमरों में रिकॉर्ड की जाएगी और गणना में शामिल होने वाले लगभग 35 कर्मचारियों के लिए बिना जेब की सफेद वर्दी तैयार करवाई जा रही है और ये कर्मचारी सफेद पायजामा और पीले कुर्ते वाली वर्दी पहनकर गणना करेंगे। मंदिर में दान पेटियां हर शुक्रवार और सोमवार को समिति सदस्यों की मौजूदगी में खोली जाती है और नई व्यवस्था में गणना पूरी होने के तुरंत बाद बैंक कर्मचारी नकदी को बैंक ले जाएंगे और पहले नकदी अगले दिन बैंक जाती थी। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिकाओं में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। कुल 388 रिक्तियों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन भर्ती आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट की भर्ती पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू होगी और 10 सितंबर को समाप्त होगी और इन पदों पर कोर्ट मैनेजर, क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ड्राइवर, प्रोसेस सर्वर और चपरासी, ऑर्डरली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी शामिल है। कोर्ट मैनेजर के 5 पद नियमित आधार पर भरे जाएंगे। वहीं क्लर्क के 141 पद है जिनमें 84 नियमित और 57 अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के 79 पद है जिनमें की 48 नियमित और 31 अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। ड्राइवर के 9 पद है जिसमें की 4 नियमित और 5 दैनिक वेतनभोगी है और प्रोसेस सर्वर के 65 पद 61 नियमित और 1 अनुबंध 3 दैनिक भोगी वेतन है। चपरासी और ऑर्डरली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी के 89 पद है जिनमें से 69 नियमित और 20 दैनिक वेतनभोगी आधार पर भरे जाएंगे। चंबा जिला के तीसा बैरागढ़ मार्ग पर आज सुबह चालूज मोड़ के पास यात्रियों से भरी एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ये बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इस दौरान ये हादसा हुआ। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई जबकि 11 अन्य यात्री घायल हुए हैं। मृतकों में 3 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल है। बताया ये जा रहा है कि बस का स्टीयरिंग फ्री होने के कारण हादसा हुआ है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस की जांच जारी है। घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें तो हिमाचल प्रदेश में हर साल सड़क हादसे अनमोल जिंदगियां छीन रहे हैं। हिमाचल के अब तक के सबसे बड़े जानलेवा हादसों की बात करें तो 24 जुलाई को कुल्लू से पांगी जा रही एक टैक्सी पहाड़ी दरकने से मलबे की चपेट में आ गई जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी। 18 जून को चंबा के मसरून में करीब 500 मीटर गहरी खाई में बोलेरो गाड़ी गिरने से 7 लोगों की जान चली गई। 11 मई को ककीरा चंबा नूरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में पेट्को से भरी इनोवा दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मौत हुई थी। उसी तरह 4 मई को सिरमौर में कार खाई में गिरने से 4 लोगों की जान चली गई। 9 जनवरी को सिरमौर के शिलाई कुपवी मार्ग पर निजी बस 500 मीटर गहरी खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। 20 जून 2024 को शिमला जिले के जुब्बल से चोरी कैंची में एचआरटीसी बस पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। 20 जून 2017 को भी शिमला के नेरवा में एचआरटीसी बस हादसे में 44 यात्रियों की जान चली गई थी। 13 अगस्त 2013 को चंबा के चुवाड़ी में निजी बस दुर्घटना में 41 लोगों की मौत हो गई थी और इसी तरह 3 अक्टूबर 2012 को मंडी के जोगिंदर नगर में बस खाई में गिरने से 44 लोगों की मौत हुई थी और 5 नवंबर 2012 को किन्नौर के टापरी के पास बस के सतलुज नदी में समा जाने से 42 लोगों की जान चली गई थी। 2 जनवरी 2010 को भी बिलासपुर में निजी बस हादसे में 31 लोगों की जान चली गई थी। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में लगातार जो है वो सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है वो सरकार को अब इस पर जरूर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगली खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंबा में हुए निजी बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना पीएम ने की है। वहीं राज्यपाल कविंदर गुप्ता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी चंबा बस दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने और घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं। अगली खबर की बात करें तो मौसम विभाग द्वारा राज्य में 10 व 11 अगस्त को हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केंद्र द्वारा इस दौरान कांगड़ा, मंडी और सिरमौर
में मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की है और इस अवधि में ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, सोलन व शिमला में भी 1-2 स्थानों पर तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। यहां के लिए केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है और इसके बाद भी मौसम विभाग द्वारा 12 से 14 अगस्त के बीच भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में अगस्त माह के मध्य तक प्रदेश में लगातार बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में, क्योंकि 10-11 अगस्त को हैवी ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम का बताया गया है, तो आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए आप इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।